हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डेली करंट अफेयर 5 सितंबर के टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के मेरी तरफ से बेस्ट विशेष सबको। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को शुरू करा है। इसमें खर्चा होगा 2817 करोड़ रुपए। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत नहीं होगी। पहला, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, एग्रीस्टैक या डिजिटल सिंचाई प्रणाली। डिजिटल सिंचाई प्रणाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये इसमें नहीं होगी। और 2817 करोड़ में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी वो है 1940 करोड़, यानी 2817 करोड़ में से 1940 करोड़ रुपया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी। और क्योंकि आप देख सकते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में इतनी सारी चीज़ें होंगी, तो एक तरह से ये अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला योजना मतलब होता है एक जैसे छतरी होती है अम्ब्रेला, उसके नीचे बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो उन सबके ऊपर ये योजना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अम्ब्रेला योजना की तरह इसको लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजिटल होती है और जिससे पब्लिक को बड़े लेवल पे फ़ायदा होता है वो डीपीआई बोलते हैं। इंडिया में हम इसको इंडिया स्टैक भी बोलते हैं, STAC के, इंडिया स्टैक। जैसे यूपीआई है, यूपीआई क्या है? डीपीआई है। डिजी लॉकर क्या है? डीपीआई है। राइट। तो क्या क्या करेंगे हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एग्री स्टैक। एग्री स्टैक क्या होता है? एग्री स्टैक में बेसिकली हम हर चीज़ की रजिस्ट्री बनाएंगे। जैसे एग्री स्टैक एक किसान केंद्रित डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसानों को कुशल, आसान और तेज़ सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अभी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम ऐसी होती हैं किसानों को पता ही नहीं होता कि वो स्कीम चल भी रही हैं। तो किसानों को कुशल, आसान और तेज़ सेवाएं हमें देनी है। हर किसान का एक एक आईडी मिलेगी, एक डिजिटल आईडी, किसान आईडी। ये 12 डिजिट की आईडी होगी जो हर किसान को मिलेगी। और इसका फायदा क्या है? अब देखो, जैसे हर इंडियन का एक आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से आप हर चीज़ को लिंक कर दिया। आपने आपने उसके फ़ोन नंबर को लिंक कर दिया सबके आधार से। आपने जो पर्सन है उसका बैंक अकाउंट लिंक कर दिया। तो ऐसे ही आप किसान आईडी से किसानों की सारी चीज़ लिंक कर दो। किसानों के पास कितनी ज़मीन है, यानी उनके भूमि के रिकॉर्ड। उनके पास कितने जानवर हैं, यानी पशुधन का कितना पशुधन है जिनका स्वामित्व किसान के पास है। कौन कौन सी फसलें किसान ने उगाई हैं। इसका फायदा ये होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि भारत में जो फसल विविधीकरण है वो कितना हो रहा है, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। और फिर हम एस्टिमेट कर पाएंगे उसके आधार पर कि फसलों का उत्पादन कितना होगा और उत्पादकता कितनी होगी। जनसांख्यिकीय विवरण यानी डेमोग्राफिक्स क्या है, फार्मर की उम्र क्या है, पारिवारिक विवरण, पूरे परिवार के डिटेल, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ वो ले रहा है। हमारे कृषि मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ किसानों को मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इत्यादि। तो वो सब कुछ एक क्लिक ऑफ अ माउस पे अवेलेबल होगा अगर किसान की एक पहचान बन गई, एक डिजिटल आईडी बन गई। और ये हम इसी में करेंगे। और किसानों के पास कितनी जमीन है, और ये सब सैटेलाइट डेटा से वेरीफाई करेंगे। सैटेलाइट डेटा मतलब जियो स्पेशियल डेटा। सैटेलाइट से हम फोटो खींचते हैं, जिसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो वो सब डेटा हम सैटेलाइट से इसमें लेंगे और डेटाबेस बनाया जाएगा। हर तरह से किसान का डेटाबेस बनाया जाएगा। तो इसको नाम दिया गया है एग्री स्टैक। ठीक है, एग्री स्टैक इसे कहा गया है। उसके बाद है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखिए, हम एग्रीकल्चर में जो भी डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादातर मतलब डेटाबेस नहीं लेते हैं। अभी तक हम यही कर रहे थे, लेकिन अब हमें डेटा आधारित निर्णय लेने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें सैटेलाइट डेटा चाहिए। तो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, यानी इंग्लिश में कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो फसलों, मिट्टी, मौसम, जल संसाधन आदि पर रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करेगा और एक व्यापक भूस्थानिक प्रणाली बनाएगा। कहने का मतलब, रिमोट सेंसिंग क्या होता है? जब आप किसी चीज़ का आकलन कर पाते हैं बहुत दूर बैठे हुए, जैसे धरती के ऊपर मिट्टी है, धरती के ऊपर जो है जल संसाधन है, पोखर, तालाब हैं, नदियां हैं, आप एक सैटेलाइट से ही उसको ऑब्जर्व करके उनके बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। तो उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। राइट। तो ये सारा डेटा हम ले लेंगे। तो इससे क्या कर पाएंगे? मौसम का पूर्वानुमान कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल। हम फसल का अनुमान कर पाएंगे, बहुत कुछ हम कर पाएंगे। तो भारत में 142 मिलियन हेक्टेयर जमीन है जिसपे कृषि होती है। हमने ऑलरेडी 20% यानी 29 मिलियन हेक्टेयर का तो ऑलरेडी हमने ये पूरा विस्तृत तैयार कर दिया है। सॉइल प्रोफाइल जनरेट करेंगे। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? कि कहाँ पे भारत में किस तरह की मिट्टी है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें हम किसानों को फिर एडवाइस दे पाएंगे कि किस तरह की मृदा, किस तरह की मिट्टी, उसमें किस तरह की फसलें आपको उगानी है। तो ये सब हम कर पाएंगे।
फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे भी हम कराएंगे। हम उपज का अनुमान यानी किसान की पैदावार कितनी होगी, उसकी उत्पादन कितना होगा, उन सब का भी हम अनुमान कर पाएंगे। तो ये है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्लियर। अब इसमें कुछ और टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ। मैंने आपसे बात की थी फार्मर आईडी की। तो फार्मर आईडी कितने अंकों की होगी? 12 डिजिट्स होंगी। जैसे आधार होता है वैसे ही फार्मर आईडी आधार के अलावा एक किसानों की पहचान होगी, तो 12 डिजिट की होगी। और ये प्रोजेक्ट हमने कहाँ पे स्टार्ट किया था और हमारा कितना टारगेट है? तो भारत में लगभग 11 करोड़ किसान हैं, 11 करोड़। तो हमें 6 करोड़ का जो आईडी है वो बनाना है इस साल, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है अभी। 3 करोड़ का हम बनाएंगे अगले साल यानी वित्तीय वर्ष 2026 में। और जो 2 करोड़ बच गए उनका हम बनाएंगे वित्तीय वर्ष 2027 में। यानी 2027 वित्तीय वर्ष जब खत्म होगा यानी 31 मार्च 2027, तब तक हम किसानों का सबका डेटाबेस जो है वो बना लेंगे। मतलब जो उनका डिजिटल आईडी बना देंगे, उनका डेटाबेस बना देंगे, ये सब काम हम कर लेंगे। और ये जो हमने फार्मर आईडी बनाने का काम है, क्या ये कहीं पे शुरू कर रखा है ऑलरेडी? यस, कर रखा है। उसके लिए हमने 6 जिले हैं जिनमें स्टार्ट किया था पायलट बेसिस पे। पायलट मतलब होता है आप किसी योजना को पूरे बड़े लेवल पे करें, उससे पहले छोटे लेवल पे करके देख लें, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि उस योजना को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में कोई कमियां तो नहीं है। इसलिए आप उसे एक छोटी जगह पे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 6 ऐसे जिले कौन से हैं भारत में जहां पे जो फार्मर आईडी है किसानों की वो बनाई गई? तो वो है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद एक जगह है यूपी में। फिर है गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। फिर है महाराष्ट्र में एक जिला है बीड, BEED, बीड महाराष्ट्र में। हरियाणा में जिला है यमुनानगर। पंजाब का जिला है फतेहगढ़ साहिब। और तमिलनाडु का जिला है विरुधुनगर। विरुधुनगर। तो ये वो 6 भारत के जिले हैं, 6 भारत के जिले अलग अलग 6 राज्यों में, जहां पे हमने जो फार्मर आईडी प्रोजेक्ट है वो उसका पायलट टेस्टिंग किया था। एक और बात, मैंने आपको बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे कितने जिलों में कराया जाएगा? भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके हिसाब से? भारत में आप कह सकते हैं लगभग जो है, एक रफ एस्टिमेट में अगर आपको दूं तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में वो 800 के आसपास है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 800, क्योंकि बहुत सारे नए नए बनते रहते हैं। वैसे लेटेस्ट एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें 806 भी आ रहे थे, लेकिन ठीक है 800 मान लीजिए एक रफ एस्टिमेट। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है अभी, इसमें 400 डिस्ट्रिक्ट में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्रॉप सर्वे। और फाइनेंशियल ईयर जो अगला होगा 2026, उसमें हमारा टारगेट है कि भारत के सभी 800 जिलों में होना चाहिए डिजिटल क्रॉप सर्वे। यानी इस फाइनेंशियल ईयर में 400 में और अगले फाइनेंशियल ईयर में हम 800 जिलों में कराएंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे। डिजिटल क्रॉप सर्वे में आपको सब पता चल जाएगा, किसानों ने कौन सी फसल उगाई है, कितने हेक्टेयर जमीन पे उगाई है, ये सारी जानकारी आपको डिजिटल क्रॉप सर्वे में मिल जाएगी। तो ये है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन जो कंपनी है वो एक पंचकुला, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, चंडीगढ़ के पास है। तो पंचकुला जिला हरियाणा, वहाँ पे एक एनजीओ है जिसका नाम है उदैसा फाउंडेशन। तो उदैसा फाउंडेशन के साथ मिलकर जो डिलीवरी एसोसिएट होते हैं, डिलीवरी एसोसिएट मतलब डिलीवरी बॉय जो आपके घर पे डिलीवरी देते हैं अमेजॉन की, उनके लिए विश्राम स्थल बना रही है। कई सारे विश्राम स्थल, क्योंकि अब देखिए गर्मी, जो बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है नॉर्थ इंडिया में, तो उसमें इनको थोड़ा आराम मिल जाए, तो डिलीवरी वगैरह करते हैं, बीच में इनको आश्रय मिल जाए। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रोजेक्ट आश्रय। आश्रय मतलब होता है आवास, घर, हैबिटेट, राइट। जैसे पक्षी का घोंसला है तो वो पक्षी का आश्रय है। तो प्रोजेक्ट आश्रय में इनके लिए घर बनाए जाएंगे, मतलब आराम गृह, जैसे धर्मशाला होती है उस टाइप के आश्रय बनाए जाएंगे। अमेजॉन इंडिया उदैसा फाउंडेशन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही है। और अमेजॉन ने अभी एक भारत का पहला ये जो आश्रय है कहाँ पे बनाया है? गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला आश्रय सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में इन्होंने ओपन किया है। और अमेजॉन ने और क्या करा है अभी? अमेजॉन ने एक प्रोजेक्ट और चलाया है अभी जिसका नाम है सुश्रुत। सुश्रुत एक्चुअली हमारे पौराणिक व्यक्ति थे जिनका नाम है सुश्रुत, जिनको भारत में सर्जरी का पिता बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने किताब लिखी थी सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि अमेजॉन का बहुत सारा सामान ट्रक ड्राइवर एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाते हैं। तो जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके हेल्थ एंड वेलनेस के लिए अमेजॉन ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है सुश्रुत।
और अमेजोन ने एक शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च करा है जिसका नाम है रूफस, RUFUS। बेसिकली क्या है, रूफस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट है। शॉपिंग में आपकी हेल्प करेगा, क्या क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको गाइड करेगा। 2024 का रामोन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? इसे एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रामोन मैग्सेसे के नाम पे रखा गया है। तो रामोन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1957 में शुरू हुआ था और तब से दिया जा रहा है। जनरली 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस, अगर किसी ने बहुत एक्सेप्शनल सरकारी सर्विस करी है, चाहे वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी किसी में भी हो, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। पब्लिक सर्विस, किसी ने समाज सेवा वगैरह इस सब में, कम्युनिटी लीडरशिप, पत्रकारिता, इवन लिटरेचर के लिए भी दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है, आर्ट्स, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स के लिए दिया जा सकता है, रेडियो टेलीविजन सिनेमा ये सब। शांति की बहाली, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है, जो व्यक्ति पीस, हारमनी वगैरह प्रमोट करता है। लीडरशिप के लिए दिया जा सकता है। तो अलग अलग फील्ड के लिए दिया जा सकता है, राइट। और किसको मिला है इस बार? तो इस बार ये मल्टीपल लोगों को मिला है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 5 वो हैं। एक संगठन है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, जो कि थाईलैंड का संगठन है। इसके अलावा 4 लोग हैं। तो इन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें आंसर है हायाओ मियाजाकी, जापान के फेमस डायरेक्टर, इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और बाकी कौन कौन है? वियतनाम के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है गुयन थी नोंगफुक फोंग। ये इन्होंने एजेंट ऑरेंज क्या होता है? एक रासायनिक हथियार है। वियतनाम वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ था, तो उनके जो पीड़ित थे उनको न्याय दिलाने के लिए काम किया है। कर्मा फुनशो, ये बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं। भिक्षु मतलब होता है मॉन्क। तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से भूटान में काम किया है, शिक्षा को प्रमोट करा है। परवीज़ा फरहान इंडोनेशिया की एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, जो मैंने बताया था, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का, इन सबको मिला है रामोन मैग्सेसे अवार्ड। इस बार इंडिया के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है, तो क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा मिला है? 24वीं नवरत्न कंपनी। देखिए, भारत सरकार ने अभी अभी 4 कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया है। ये 4 कंपनियां कौन सी हैं? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो है यही चारों हैं, बस नंबर अलग अलग है। तो रेल टेल है 22वीं, 22nd। सतलुज जल विद्युत निगम है 25वीं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, इस क्वेश्चन का आंसर ये है 24वीं। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो है 23वीं। तो ये हैं 4 नई नवरत्न कंपनियां। तो अब भारत में 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। और 21वीं थी माजागो डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। 2 भी अभी बनी है, एक 2 महीने पहले ही बनी है। नवरत्न कंपनी बनने में बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज होती है, बहुत ज़्यादा। और ये नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न, इनका दर्जा कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी लोक उद्यम विभाग, जो हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। और नवरत्न मिलने का फ़ायदा, एक तो प्रेस्टीज मिलती है आपको ओब्वियसली, और नवरत्न का फ़ायदा ये भी है कि आपका जितना भी नेटवर्थ है, आप उसका 30% ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 करोड़ तक बिना सरकार से पूछे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल में। 30% ऑफ द नेटवर्थ या 1,000 करोड़, जो भी इनमें से कम है, उतना एक नवरत्न कंपनी बिना सरकार से पूछे निवेश कर सकती है। और ये जो कंपनी है NHPC, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ये कंपनी काम करती है, NHPC। अंडरस्टूड? एब्सोल्युटली क्लियर? चलिए, वैसे NHPC का नया चेयरमैन कौन बनाया अभी? मिस्टर राजकुमार चौधरी। मिस्टर राजकुमार चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कितने साल पूरे होने पे एक डाक टिकट जारी करा? डाक टिकट जारी करा हमारे डाक विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो हमारे संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन काम करता है। सुप्रीम कोर्ट को 75 ईयर्स पूरे होने ही वाले हैं, हो गए हैं आप कह सकते हैं एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट बना था 28 जनवरी 1950 को, और अब जनवरी आने ही वाला है 2025 का, तो 75 एनिवर्सरी हम मना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं। 33 तो नॉर्मल जज होते हैं और 34 तो एक चीफ जस्टिस भी होता है उसमें। तो 33 + 1 टोटल 34 जज होते हैं। और अभी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो, वो कौन है? वो हैं DY चंद्रचूड़, 50वें हैं। 50वें हैं। इनके बाद कौन बनेगा? जो 51st CGI होगा भारत का, वो कौन होगा? तो वो होंगे मिस्टर संजीव अरोड़ा, संजीव खन्ना नाम है उनका। तो संजीव खन्ना, तो वो होंगे 51st। और सुप्रीम कोर्ट में अभी N कोटेश्वर सिंह एक जज बने हैं। ये मणिपुर के पहले व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट जो एज होती है वो 65 ईयर्स होती है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक बहुत लंबी रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। इसमें 18,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च होगा। कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन होगी? तो ये इंदौर से लेके और मनमाड़ तक जाएगी। मनमाड़ कहाँ है? मनमाड़ जो है नासिक जिला, महाराष्ट्र में आता है।
तो इंदौर तो मध्य प्रदेश में सबको पता है, भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसे कराता है हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इंदौर और मनमाड़ के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, राइट। और काफ़ी लंबी रेलवे लाइन ये होगी। इससे दो राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिले आपस में जुड़ेंगे और लगभग 309 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। बाकी जब ये पूरी बन जाएगी तब मैं बताऊंगा। तो इससे काफ़ी फायदा होगा। खास तौर पे महाराष्ट्र का एक जिला है जिसको बोलते हैं बरवानी, BARWANI, बरवानी। वो एक एस्पिरेशनल जिला है, आकांक्षी जिला है। आकांक्षी जिले आप जानते हैं पिछड़े हुए जिले हैं, और इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। जैसे आप जानते हैं जो उज्जैन इंदौर वाला एरिया है, वहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर इंदौर के पास है, थोड़ा सा दूर पड़ता है उज्जैन, तो वहाँ पे महाकालेश्वर है। तो जो स्पिरिचुअल टूरिज्म वगैरह है उसको भी फ़ायदा होगा। फिर मध्य प्रदेश में मिलेट्स काफ़ी होता है, मिलेट काफ़ी होता है। और महाराष्ट्र में प्याज वगैरह जो है वो काफ़ी होता है इन एरियाज़ में। जो ये 6 ज़िले हैं उनको फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, आयरन और स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। ये सब फ़ायदा होगा। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ये बनाया जा रहा है रेलवे लाइन नया। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब लॉन्च हुई थी? 13 अक्टूबर 2021, 13 अक्टूबर 2021। यूपीआई फॉर हर, ये एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 2500 जो महिला उद्यमी हैं जिनका सर्वेक्षण में सर्वे किया गया, उनमें से 57% को यही नहीं पता कि यूपीआई आधारित मर्चेंट ऑफरिंग्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो वो यूपीआई का लाभ ले सकती हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, किसने दी है? तो एनपीसीआई ने कराया था ये सर्वेक्षण। इस रिपोर्ट को तैयार करा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसके साथ मिलकर ये पूछा है? तो दूसरा संगठन है महिला विश्व बैंकिंग, यानी वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी। तो बेसिकली ये रिपोर्ट ये कहती है, मैं इस रिपोर्ट को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया मैंने, तो ये पाया कि भारत में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। उनके पास स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन पे इंटरनेट चलाती हैं, लेकिन यूपीआई नहीं चलाती। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी नहीं चलाती, लेकिन उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो यूपीआई नहीं चलाती। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं में, हम यूपीआई को काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं। 200 मिलियन यानी 20 करोड़ भारत में महिलाएं हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन है। अब इस रिपोर्ट में एक ये भी कहा गया है कि जो 200 मिलियन महिलाएं हैं, 20 करोड़, इनमें से 126 मिलियन ऐसी हैं जो आउट ऑफ द लेबर फोर्स है, यानी वो काम नहीं करती हैं, लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, कार्यबल का पार्ट नहीं है। 74 मिलियन जो हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट है, यानी लगभग 7.4 करोड़, 74 मिलियन 20 करोड़ में से लेबर फोर्स में है। और इन 74 मिलियन का भी ब्रेकडाउन उन्होंने इस रिपोर्ट में दिया है। ये 74 मिलियन काम कर रही है, तो कहाँ कर रही है? तो 74 मिलियन में से 48 मिलियन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार है उनके पास 48 मिलियन। 11 मिलियन है जिन जो रेगुलर वेज या सैलरी पे काम कर रही हैं, रेगुलर वेज या सैलरी पे काम कर रही हैं। और 15 मिलियन है जो कैजुअल लेबर कर रही हैं, कैजुअल लेबर कर रही हैं। तो ये है वो 74 मिलियन जो वर्कफोर्स का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। कैलिफोर्निया जो है अमेरिका में, वहाँ पे शिमिट महासागर संस्थान है। उसके वैज्ञानिकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय जल, इंटरनेशनल वाटर में कौन से रिज पर एक सी माउंट की खोज करी है। सी माउंट क्या होता है? समुद्र के नीचे अगर कोई पहाड़ होता है उसे सी माउंट बोलते हैं, राइट। तो उसकी मैपिंग भी जो है इन्होंने करी है। और तो रिज क्या होता है? जमीन में कोई उभार होता है तो उसे रिज बोल देते हैं, राइट। तो कोई भी उठा हुआ हिस्सा होता है जमीन का, तो उसको हम रिज बोल देते हैं। तो समुद्र के नीचे उठा हुआ हिस्सा है रिज, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है तो हम उसे सी माउंट बोल देते हैं, क्योंकि पानी के नीचे है और माउंटेन है, तो अंडर वाटर माउंटेन को सी माउंट कहा जाता है। तो इसकी खोज नज़का रिज के पास हुई है। नज़का रिज वहाँ पे हुई है। नज़का रिज, नज़का रिज कहाँ पे है? तो ये चिले, एक देश है दक्षिण अमेरिका का, चिली, CHILE, चिली, वहाँ पे है। और ये जो सी माउंट है ये 3109 मीटर टॉल है, यानी ये पानी के नीचे है ऑब्वियसली। और समुद्र जहाँ आप बिल्कुल नीचे जाते जाइए, जहाँ धरती आ जाएगी फाइनली गहराई में, तो वहाँ पे ये माउंटेन होता है। तो 3109 मीटर टॉल है ये, राइट। नज़का रिज जो है वहाँ पे है ये। नज़का रिज पेरू और चिले के बीच में है, मतलब पेरू से शुरू होता है और चिले पे ख़त्म होता है, वहाँ पे है ये। तो इसकी खोज जो है अभी अभी हुई है। वैसे एक चीज़ याद आई मुझे अभी कि जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, वहाँ पे भी समुद्र के नीचे रिज या सी माउंट मिले, तो उनके नाम काफ़ी मशहूर लोगों के नाम पे रखे गए हैं। जैसे अशोका सी माउंट, अशोक मौर्य वंश के राजा थे अशोक, उनके नाम पे अशोका सी माउंट। ऐसे ही इन जो चंद्रगुप्त, अगेन मौर्य वंश के राजा थे, चंद्रगुप्त रिज नाम रखा गया है।
और एक है कल्पतरु रिज। कालपत्रु जो होता है वो एक ऐसा पेड़ होता है जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करता है, इट फुलफिल्स ऑल ऑफ योर विशेस। तो कालपत्रु रिज एक नाम रखा गया। ये 3 नाम रखे गए और ये नाम किसने रखे? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन आईएचओ। आईएचओ का हेडक्वार्टर मोनाको शहर में है। इस कंपनी ने अगली पीढ़ी के उच्च शक्ति वाले हेलीकॉप्टर इंजन, जिसे अरावली कहा जाता है, उनको बनाने के लिए सफहाल के साथ समझौता करा है। ये करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। कहने का मतलब ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ खास किस्म के जो हैं हेलीकॉप्टर बना रही है। उनको क्या बोलते हैं? एक तो है IMRH, यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, शॉर्ट में IMRH। और दूसरे हेलीकॉप्टर का नाम है DBMRH, यानी डेक बेस्ड, DEC के डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। राइट। अब ये दोनों हेलीकॉप्टर में क्या फ़र्क है ये आप मत पूछिए मुझसे, मैं हेलीकॉप्टर एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही आपको इतना डीप में जाना है। बस ये ध्यान रखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर बना रही है। एक है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH और एक है डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। अब हेलीकॉप्टर में इंजन भी फिट होगा। वो इंजन कौन बनाएगा? तो इंजन बनाने के लिए एक कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है सफहाल। अब ये सफहाल क्या है? तो सफहाल को ब्रेक कर देते हैं SAF और HAL। HAL तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये सफ क्या है? SAF, ये है साफरान, SAFRAN, जो कि फ्रांस की कंपनी है साफरान। तो इनके इंजन बनाने के लिए साफरान हेलीकॉप्टर इंजन जो कंपनी है और HAL, उन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है, यानी एक संयुक्त उद्यम बनाया है। समझ में आया? और ये इंजन का नाम क्या रखेंगे? इंजन का नाम है अरावली। इंजन का नाम है अरावली। तो इसको फिट करेंगे उसमें और फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और हमारी सेना की शक्ति बढ़ाएंगे। कौन से देश ने एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है RIM-2, जिसका नाम रखा है HRIM-2? RIM-2 को यूक्रेन ने टेस्ट करा है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 280 किलोमीटर है। तो यूक्रेन ने ये बनाई है। यूक्रेन की आर्मी कह रही है कि जरूरत पड़ी तो हम इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक भी ले जा सकते हैं। राइट। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल आप लॉन्च करते हैं किसी रॉकेट की मदद से और वो रॉकेट पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण से दूर निकल जाता है एस्केप वेलोसिटी से, फिर वो वापस जमीन धरती के जो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, फिर अपने टारगेट को हिट करता है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे काम करती है। और एक क्रूज मिसाइल होती है जो विमान की तरह उड़ती है, सीधी सीधी एकदम, मतलब वो ट्रेजेक्टरी नहीं लेती। और यूक्रेन अभी न्यूज़ में क्यों आया था? हमने क्या गिफ्ट करा है यूक्रेन को? हमने यूक्रेन को गिफ्ट करे हैं आरोग्य मैत्री नाम के क्यूब्स हॉस्पिटल, चलते फिरते हॉस्पिटल, जिनको हमने प्रोजेक्ट भीषम के तहत बनाया था। ऐसे 4 हॉस्पिटल हमने यूक्रेन को गिफ्ट करे। बर्ड काउंट इंडिया एक NGO है भारत का, बर्ड काउंट इंडिया। और ई बर्ड अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, CORNELL, कॉर्नेल। उनकी सहायता से किस संगठन ने वल्चर काउंट शुरू करा है, यानी भारत में जो गिद्ध होते हैं उनकी गिनती करवा रहे हैं। भारत में कई तरह के गिद्ध पाए जाते हैं, जैसे एशियन रेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर वगैरह, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये आंसर है WWF इंडिया, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया। तो ये संगठन जो है करवा रहा है, सर्वे करा रहा है, भारत में वल्चर की काउंटिंग करवा रहा है। भारत में 90% वल्चर खत्म हो गए थे पिछले 40 सालों में एक ड्रग के कारण जिसका नाम है डिक्लोफेनेक। ये पशुओं में दी जाती है दर्द कम करने के लिए। मान लो गाय है आपके घर में और वो गाय है, उसको दर्द हो रहा है, होता है पशुओं को अक्सर दर्द होता है, जैसे हमें दर्द होता है पशुओं को भी दर्द होता है। अब आपने गाय को दवाई क्या दी? डिक्लोफेनेक। सस्ती दवाई आसानी से मिल जाती थी, लोग दे देते थे, गाय का दर्द ठीक हो गया। लेकिन मान लीजिए कि गाय मर गई, ये दवाई शरीर से निकलती नहीं आसानी से, गाय मर गई किसी कारण से, तो ये दवाई शरीर में रह जाती है, ये निकलती नहीं आसानी से। अब मरी हुई गाय को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। गिद्ध मरे हुए जानवरों को ही खाता है। वो जो दवाई है गाय के शरीर से वल्चर के शरीर में चली गई और जब वो वल्चर के शरीर में गई तो वल्चर की किडनी फेल हो गई। ऐसा देखा गया, डिक्लोफेनाक की वजह से वल्चर की किडनी फेल हो जाती थी और वल्चर मर जाते थे। और आप मानेंगे नहीं, 90% भारत के जो वल्चर हैं वो मर गए पिछले 30 सालों में डिक्लोफेनाक की वजह से। और हम 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध अवेयरनेस डे मनाते हैं, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाते हैं। तो हम वल्चर की काउंटिंग कर रहे हैं और फिर देखेंगे कितने वल्चर इंडिया में बचे हैं और कैसे हमें फिर आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड? चलिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने किस कंपनी से खरीद के तहत भारतीय वायुसेना के Su-30 मार्क 1 विमान के लिए 240 एरो इंजन के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? देखो, ये Su-30 मार्क 1 है, ये रशिया के हैं, ये लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट है, रशिया के हैं।
लेकिन रशिया से इन लड़ाकू विमान को बनाने की टेक्नोलॉजी किसने ली? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है इन लड़ाकू विमान को। इंडिया में रशिया ने हमें पेटेंट दिया हुआ है, रशिया ने हमें टेक्नोलॉजी शेयर की हुई है। अब इनमें इंजन भी फिट होंगे। वो इंजन कौन बनाएगा? वो भी बनाएगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द आंसर। कहाँ पे बनाएगी वो? ये जो एरो इंजन है कहाँ पे बनाएगी और कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला इसे? 26,000 करोड़, 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये कोरापुट में बनाएगी, KORAPUT, कोरापुट डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोरापुट में बनाएगी। भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, एक्सपर्टीज चेंज करेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग, तो ये भारत की तरफ से CAG करेगा सऊदी अरब का जो डिपार्टमेंट है ऑडिटिंग का उसके साथ। तो आंसर है सऊदी अरेबिया। वहाँ पे जैसे भारत में CAG बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं सऊदी अरेबियाज कोर्ट ऑफ ऑडिट। तो उनके बीच में एक्सपर्टीज जो है वो साइन हुई है, एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, म्यूचुअल कॉपरेशन करेंगे। भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के 14वें CAG हैं, सन 2020 से वही हैं, 4 साल से वही हैं। और सऊदी अरब में अभी अभी ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, डिजिटल वीडियो गेम नहीं होते, उनके ओलंपिक होने वाले हैं 2025 में। पहले ई स्पोर्ट्स गेम्स हुए थे ओलंपिक्स 2023 में सिंगापुर में, दूसरे सऊदी अरब में होंगे। और जो CAG है भारत का, उसने एक सेंटर बनाया राजकोट गुजरात में, जिसका नाम है ICAL, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। नैनोपॉलीमर पर आधारित इलेक्ट्रोकेमिकल और ऑप्टिकल बायोसेंसर का एक समूह विकसित कराया अभी, जिससे कई सारे फील्ड में फायदा होगा, स्वास्थ्य, खाद्य गुणवत्ता, एनवायरमेंटल पैरामीटर। तो इनमें तेजी से और सुविधाजनक पता हम लगा पाएंगे इन चीज़ों का। तो ऑप्टिकल बायोसेंसर किसने बनाए हैं? इसको बनाया है मोहाली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नैनो साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, INST। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। इसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, सेंसर मतलब ये होता है जो किसी चीज़ को डिटेक्ट करे। तो मान लो आपके भोजन में कोई खराब चीज़ है, वो उसको पकड़ लेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको वो पकड़ लेगा। तो ऑप्टिकल बायोसेंसर क्या कर सकते हैं? डिटेक्शन का काम करते हैं, डिटेक्शन का जो है काम करते हैं। डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील एंड बेली ब्रिज कौन बना रहा है? कौन बना रहा है हमारी आर्मी के लिए? तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक एजेंसी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन। बेसिकली भारत में लगभग 1,20,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, उसमें से 10,000 किलोमीटर को मैनेज करता है NHIDCL। NHIDCL तो हमारे ये एक तरह से कह सकते हो आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन काम करने वाला संगठन है, उनकी नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। NHIDCL फुल्ली ओन्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 2014 में बनी थी NHIDCL। तो इन्होंने किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है? गार्डन रिच बिल्डर इंजीनियर। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो ब्रिज है, जैसे मान लो कहीं दलदली इलाका है, वहाँ पे ब्रिज बन जाते हैं, नदी के ऊपर बन जाते हैं, तो ये पुल भी होता है इसमें, और साइड में जो है इसमें मॉड्यूलर स्टील वगैरह, ये डबल लेन स्टील होता है। इससे हमारी आर्मी के मूवमेंट को आसानी होती है, राइट। गार्डन रिच बिल्डर कंपनी सिर्फ जहाज नहीं बनाती, ये सब भी बनाती है। तो गार्डन रिच बिल्डर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अभी अभी NHIDCL से। और इसने गार्डन रिच बिल्डर ने पहले भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी कुछ इस तरह के ब्रिजेस बना के दिए हैं। और गार्डन रिच बिल्डर का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। एस्ट्रोनॉमर ने J05294351 की खोज करी है, जो ब्रह्मांड का अब तक का सबसे ज़्यादा चमकीला वस्तु है। क्या है ये क्वासार है। तो आंसर है क्वासार। ये क्वासार क्या होता है? क्वासार बेसिकली क्या होता है, ये जो बहुत ही दूर आकाश गंगा है, गैलेक्सी हैं, उनका सेंटर होता है। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है और उसके सेंटर में क्वासार होता है, और क्वासार एक ब्लैक होल वहाँ पे होता है। जैसे कोई भी गैलेक्सी है तो उसके कोर में ब्लैक होल होता है बहुत बड़ा, आसपास का जो गैस है, डस्ट वगैरह है, वो इस ब्लैक होल में गिरता है और इससे बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस होती है, वो क्वासार बोलते हैं उसे। तो क्वासार है ये, और ये बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इसमें ये कहा गया कि ये सूरज जितना चमकता है ना, उसके 500 ट्रिलियन टाइम ज़्यादा चमकता है। अब ये कितनी चमक होती है, ये इसका लिख बोलकर वर्णन नहीं हो सकता। सोचिए, सूरज ही इतना चमकता है, सूरज के 500 ट्रिलियन गुना ज़्यादा चमकता है, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, 500 खरब गुना ज़्यादा। अब वो कुछ भी हो सकता है। और ये खोज किसने करी है? यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का एक टेलीस्कोप है, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है वेरी लार्ज टेलीस्कोप, VLT। VLT ने खोज करी है।
पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाएगा। कहाँ पे है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट? असम के धेमाजी जिले में आता है, ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट, असम में अभी 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 7 नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा, मानस, ओरांग, दिब्रू साइखोव, इस तरह के। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम में एक ब्रांड न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी। पोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट को ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिकली कन्वर्ट किया जाएगा। और इस फॉरेस्ट में काफ़ी सारे ऑर्चिड पौधे देखने को मिलते हैं, ऑर्चिड्स देखने को मिलते हैं, एलिफेंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं यहाँ पे। अभी असम में रिसेंटली पहली बार एक जानवर देखा गया। वो जानवर कौन सा है? मिथुन, जो कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है। असम में पहली बार इतिहास में देखा गया। ई श्रम पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया था? इस पे 30 करोड़ से ज़्यादा असंगठित या श्रमिक हैं, यानी अनऑर्गेनाइज वर्कर अपने आप का पंजीकरण करा चुके हैं। तो 2021 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर है ऑप्शन बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इन्होंने लॉन्च किया था ये 26 अगस्त 2021 को। और किसके लिए किया था? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर होते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर किसको कहते हैं हम? जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण श्रमिक मजदूर है, जो बेचारा काम कर रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, राइट। ऐसे ही घर में जो मेड आती है, आपके बाई आती है, काम वाली बाई बोलते हैं, मेड बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं, इन सबको भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर कहा जाता है। तो इस तरह से कैजुअल कई ऐसे लेबरर होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर जिन्हें कहते हैं, वो होते हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अगर वो अपने आप को ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर कराते हैं, तो उनको बहुत सारी सरकारी योजनाएं और सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है। और जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट रखा था 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर हैं, उनको हमें भारत में 38 करोड़ के आसपास थे, उनको हमें इस पर रजिस्टर करना है। तो 30 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। और इसमें इतना ही नहीं, जो भी वर्कर अपने आप को रजिस्टर करता है, उसको एक अगेन नंबर मिलता है 12 डिजिट का। 12 डिजिट का यूनिक नंबर उसे दिया जाता है। और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, राइट, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बहुत सारी योजनाओं को इस पोर्टल पे जोड़ा गया है। मैं ये नहीं कह रहा ये सारी योजनाएं श्रम मंत्रालय चलाता है, अलग अलग मंत्रालय चलाते हैं, लेकिन वो वर्कर जो ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कराएगा, उसी को उसका लाभ मिलता है। जैसे जैसे पीएम स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर को भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर कहा गया है इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मनरेगा, इन सब का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि आप अपने आप को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। ये लॉन्च हुआ था 26 अगस्त 2021 को। ये था हमारा वीडियो 5 सितंबर का, टीचर्स डे। मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ टीचर्स डे की। मिलते हैं 6 सितंबर के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।